ओके। तो जे नीट के फाउंडेशन सीरीज में, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज बेसिकली है, उसके हम आज लास्ट चैप्टर को निपटाएंगे, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। वीडियो के एंड में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो सुन के जाना है। ठीक। तो बिना कुछ फालतू बकवास किए एज यूजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज शुरू करते हैं। ठीक। बकवास एंड के लिए रखते हैं, एंड में बकवास करेंगे, अंत में बकवास की जाएगी। ठीक। बकवास की जाएगी। ओके, ठीक है। तो पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल बोल रहा है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब कुछ बातें बोली जा रही है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। इंटरसेक्ट एट न्यूट्रल पॉइंट। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर इंटरसेक्ट करने का कुछ बात हो रहा है तो हमें पता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा केस कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो होगा क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंसीडर करें तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसा होगा, और अगर हम इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंसीडर करें, मतलब ध्यान दें, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसा होगा, मतलब अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन होता है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ एक ही हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, नहीं तो ऐसे जा रहा होगा। दोनों तरफ तो एक साथ जाएगा नहीं। एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन, ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते ही नहीं हैं। तो इंटरसेक्ट एट न्यूट्रल पॉइंट, नो, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यस। सेकंड ऑप्शन जो बोली जा रही है वह बिल्कुल सत्य बात है कि यस, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। इंटरसेक्ट नियर द नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नो, दे नेवर इंटरसेक्ट एट एनी प्लेस। इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट, नो, नेवर इंटरसेक्ट। ओके, सो जो बी ऑप्शन होगा, सेकंड वाला ऑप्शन, वो करेक्ट होगा। ठीक। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल, व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करेंट। स्ट्रेट कंडक्टर मतलब सीधा वायर। जब इस सीधे वायर में करंट जा रहा होता है तो कुछ बातें बोली जा रही है, मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा उसकी वजह से कैसा होगा। तो हमें पता है कि कोई भी अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो दिख रहा है, जैसे मान लो कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर होता है। मतलब राइट हैंड थंब जो होगा करंट के डायरेक्शन में है, तो जो फिंगर जिधर कर्ल हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सर्कुलर होगा। तो अगर ये करंट है, करंट कैरिंग वायर है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो कुछ ऐसे सर्कुलर होंगे। ठीक, मतलब ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे निकल रहे होंगे। तो अब ऑप्शन जरा पढ़ लेते हैं कि दे आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट। यस, सही बात बोली जा रही है फर्स्ट ऑप्शन, पर आगे की बातें भी जरा पढ़ते हैं। दे आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द कंडक्टर, नो, मतलब इसमें बोला रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे क्या, मतलब इसकी वजह से पैरेलल टू द कंडक्टर, तो नो, ऐसा नहीं होगा, वो सर्कुलर होता है ऐसा। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। थर्ड, देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी बात गलत है। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो होगा, सर्कुलर होगा। नन ऑफ द अबव, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सर्किट और अराउंड द कंडक्टर और अराउंड इट, जैसा कि बोला जा रहा है ऑप्शन। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ स्ट्रेट वायर, मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट किसी स्ट्रेट वायर से ऐसे पास हो रहा है। मैग्नेटिक कंपस आर प्लेस्ड एट पॉइंट एक्स एंड वाई। पॉइंट एक्स पे और पॉइंट वाई पे मैग्नेटिक कंपस प्लेस किया गया है। ठीक है, तो देयर नीडल विल नॉट डिफ्लेक्ट, विल डिफ्लेक्ट ओनली वन, मीन्स क्या होगा मैग्नेटिक कंपस के साथ, वो हमें पता करना है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो पहले तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा। लेट से दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ऊपर ले लेते हैं, एक पॉइंट नीचे, इसको एक्स बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं। ठीक, जैसा कि ये फोटो में इधर दे रखा है और इधर ये करंट आई फ्लो कर रहा है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक कंपस रखा जाए तो वो कैसे डिफ्लेक्ट करेगा।
तो पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, तो ऐसा मान लो कि ऐसा वायर है, अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे राइट हैंड थंब रूल हमेशा अप्लाई करेंगे जब भी कुछ बात है। इसमें दो चीज़ें हैं, ये एक कर्ल है और एक थंब है, दो पार्ट हैं। तो अगर तुम इसको थंब वाले को करंट लोगे तो जो कर्ल हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, ध्यान से सुनना है। और अगर कर्ल वाला डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन ले रहे हो तो जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। बहुत सारे लॉ पढ़ाए जाते हैं, पर एक अगर तुम ये राइट हैंड का कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो एक सिंगल कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। दो पार्ट, अगर करंट स्ट्रेट है तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, तो फिंगर जिधर कर्ल हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा केस कि अगर जिधर फिंगर कर्ल हो रहा है उधर करंट का डायरेक्शन लोगे तो थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, इस केस में क्या होगा, इस केस में थंब जो होगा वो करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक, तो जिधर फिंगर कर्ल हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट हैंड का। तो अगर इसमें अप्लाई करोगे, ऐसे खुद से अप्लाई करके ट्राई करो, तो इधर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा होगा। अंदर की तरफ जा रहा है मतलब क्रॉस डायरेक्शन से, ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, अंदर जा रहा है। और यहाँ पे बाहर आ रहा होगा, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको याद रख सकते हो तीर के जैसा। ये तीर अगर अंदर जा रहा है तो उसका पिछवाड़ा मतलब पीछे वाला पार्ट दिखेगा, पीछे वाला पार्ट दिखेगा मतलब क्रॉस वाला साइड दिखेगा। ठीक, और अगर तीर चीर के बाहर आ रहा है तो डॉट दिखेगा, मतलब उसका पॉइंट जो होता है वो दिखेगा। तो ये बाहर कुछ आ रहा है चीर के, प्लेन को चीर के मतलब, तो डॉट डायरेक्शन और क्रॉस अंदर जा रहा है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है कि दोनों पॉइंट पे अलग अलग है, तो जो कंपास का डिफ्लेक्शन होगा वो भी अलग अलग होगा, दोनों ही केस में सेम नहीं होगा। ठीक, तो देयर नीडल विल नॉट डिफ्लेक्ट, नो डिफ्लेक्शन तो होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है अगर, और वहाँ पे कंपास रखोगे तो वो कंपास डिफ्लेक्ट होगा, ऑब्वियस है। ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा, तो ये बात तो गलत है पहला वाला। दूसरी बात क्या बोली जा रही है कि ओनली वन ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड, नहीं, दोनों के दोनों नीडल डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि दोनों के दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के दोनों नीडल ही डिफ्लेक्ट होगा। तो इस पे भी ये दूसरी बात गलत है। तीसरी बात, द नीडल विल डिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, जी नहीं, नीडल सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह अलग अलग है, तो डिफ्लेक्शन भी अलग अलग होगा। यानी कि द नीडल विल डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, अंत वाली बात सत्य निकली, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल अब बोल रहा है, अब यहाँ पे वो बात लागू जो समझ में मतलब काम में आएगा जो मैं पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, ये ध्यान से सुनो। If a circular loop carry current I, then the direction of magnetic field at the center with the help of magnetic line of force will be, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, मतलब बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो मतलब ऐसा कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब इसमें करंट को तुम देखोगे तो करंट जो है वो कर्ल वाले डायरेक्शन में है, तो करंट कर्ल वाले डायरेक्शन में है, तो अब ये जो डायरेक्शन होगा कर्ल वाला डायरेक्शन वो करंट का होगा, तो थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब तो कर्ल करो, ऐसे खुद से ट्राई करो, तो ऐसे कर्ल होगा तो थंब ऐसे पॉइंट हो रहा है ऊपर के तरफ, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चीर के एकदम वापस आ रहा, बाहर निकल रहा होगा। मतलब ये अगर कोई सर्कुलर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डॉट डायरेक्शन में होगा, मतलब चीर के बाहर निकल रहा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन मतलब बाहर आ रहा है तो वो पोल कौन सा होगा, इसमें नॉर्थ साउथ कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर आ रहा है तो वो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है, साउथ पोल में घुसता है। ठीक, मतलब अगर ये कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में घुसता है। ठीक, गलत बातें नहीं सोचेंगे। तो
यहाँ से निकल रहा है तो मतलब निकल रहा है तो नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो यहाँ पे डॉट मतलब चीर के बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला जो फेस होगा वो कैसा प्रतीत होगा, नॉर्थ पोल की तरफ प्रतीत होगा, मतलब ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ये हो गया। बच्चों को अभी तुम्हारे क्लास में ऐसा भी बताया जा सकता है कि देखो एन जो होता है वो ऐसा शेप बनाता है, ऐसे एन बनेगा तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, टेक्निक के लिए ये सही है, याद रख सकते हो, पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे एक्चुअल में चीर के बाहर निकल रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चीर के बाहर निकलता है तो वो वाला जो होता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है वो चीज़, तो नॉर्थ पोल यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन, अब देखो नॉर्थ पोल दो केस में दे रखा है, लेकिन इस वाले केस में दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, वो बात गलत है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होता है, तो बाहर मतलब डॉट वाला डायरेक्शन, बाहर आ रहा होता है, तो यानी कि जो डी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो सवाल मतलब बेसिकली कंप्लीट हुआ, यही सवाल था। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट इंक्रीजेज व्हेन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज करता है, कब इंक्रीज करता है, तो अगर लेट्स से ये कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होगा, फील्ड स्ट्रेंथ होगा, वो इंक्रीज करेगा कब, जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत क्लोजली होंगे, मतलब बहुत डेंसली जहाँ पे होंगे वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। और अगर पोल का स्ट्रेंथ भी बढ़ा दिया जाए तो भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक, मतलब ये नॉर्थ पोल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो उसकी वजह से भी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक, तो अगर ऑप्शन अगर पढ़ें तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इंक्रीजेज, तब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। सही बात है कि अगर किसी गिवन एरिया से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पास कर रहे हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा। सही बात है, तो यानी कि ऑप्शन ए सही बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ पोल इंक्रीजेज, यस, अगर पोल का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया जाए तो इससे ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, ये भी सत्य बात है। अगला आप बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स डिक्रीजेज, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी अगर कम कर दिया जाए तो उससे कुछ ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ जाएगा, फील्ड लाइन तो वही रहेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन अगर वही रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी वही रहेगा। तो सी बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। पहली और दूसरी बात सत्य है, तो यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि दोनों ही बात सत्य है, पहली और दूसरी दोनों ही बात, दोनों ही कथन सत्य हैं, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है मतलब। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला यहाँ से शुरू होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थोड़ा। अगला सवाल मतलब ये बोल रहा है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन द सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स, ठीक है, एंड रेडियस इज दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल विल बी, क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सवाल क्या दे रखा है वो समझ में आ रहा है कि मतलब एक ऐसा कॉइल है लेट से और 1000 टर्न है, मतलब ऐसे खूब राउंड राउंड करके 1000 टर्न है, डिलीट ही हो गया, मतलब ऐसे 1000 टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है 1000, करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, और इसका जो रेडियस है आर उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है कैपिटल आर 0.1 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर पे पॉइंट पी जो है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, फॉर्मूला होता है μ0I/2R। ये फॉर्मूला होता है किसी कॉइल की वजह से, मतलब सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी ये फॉर्मूला होती है। अब ये जो फॉर्मूला होता है वो एक टर्न की वजह से होता है, अगर उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है तो उतने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे n टर्न्स है तो कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटर पे वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला। अब यहाँ पे μ0 क्या हो गया, μ0 एक तरह से कांस्टेंट है जिसको हम परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फिर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, तो μ0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये याद रखेंगे। μ0 एक तरह से कांस्टेंट है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ SI यूनिट में। तो यहाँ पे μ0 की वैल्यू पुट कर देंगे,
कैपिटल एन की वैल्यू कितना है 1000 दे रखा है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट इजकल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू आई करंट की वैल्यू कितना है 10 एम्पियर, तो 10 डाल देंगे डिवाइडेड बाई 2R, आर की वैल्यू क्या 0.1 मीटर यहाँ पे दे रखा है तो वो डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, काट कुट होगा, ये पॉइंट से ऊपर एक 10 यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है कट के यहाँ 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10 100, मतलब 2 जीरो 3 जीरो यहाँ से 3 2 5 जीरो, 5 जीरो मतलब 10⁻+5 और यहाँ पे 10⁻⁻7 है, तो क्या बन जाएगा 4 पाई 10⁻⁻7 + 5। ठीक, तो सारा जीरो निपट जाएगा और नीचे ये 2 बच जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 + 5 मतलब -2। तो ये बस बेसिक इतना, मतलब टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, दोनों सेम ही होता है। ठीक, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। इलोन मस्क वाला टेस्ला नहीं, टेस्ला जो है वो टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके बेसिस उनके मतलब सम्मान में ये टेस्ला यूनिट रखा गया, इलोन मस्क के गाड़ी के नाम पे नहीं रखा गया है। तो ये मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि समथिंग इंटू एक्स इंटू 10⁻⁻², तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम जो भी मैग्नेटिक फील्ड अपना आया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो भी हमने मैग्नेटिक फील्ड ये मिला उसको हम इक्वेट कर दें, मतलब 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 को इक्वेट कर दें एक्स इंटू 10⁻⁻2 से, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻7 10⁻⁻7 नहीं भाई 10⁻⁻2। यहाँ पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला है वो क्या 2 पाई इंटू 10⁻⁻2, उसको इक्वेट करें x इंटू 10⁻⁻2 से, इससे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी। ठीक, तो 2 पाई अपना बेसिकली x का आंसर हो जाएगा, तो ये मतलब फाइनल आंसर हुआ। ठीक, तो सवाल मतलब कंप्लीट हुआ और जो x की वैल्यू पूछी जा रही है वो कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक, सवाल समझ में आया। इसमें टेक अवे यही है कि ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एक नया फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए, तो इसको हम याद ही रखेंगे। ठीक, ऐसा गोल मार देते हैं। सवाल समझ में आया। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ ए हाउस इज थ्रू अ 10 एम्पियर फ्यूज। ठीक है, मतलब घर में 10 एम्पियर फ्यूज से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है। व्हेन अ 200 वाट हीटर इज यूज्ड इन दिस हाउस, हाउ मैनी 100 वाट बल्ब कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली। मतलब उस घर में अगर एक 2000 वाट का हीटर अगर यूज किया जा रहा है तो उसी समय 100 वाट के कितने बल्ब यूज किए जा सकते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। द सप्लाई इज एट 220 वोल्ट एंड हीटर एंड द बल्ब आर रेटेड फॉर 220 वोल्ट। ठीक है, तो मतलब हीटर और बल्ब का जो मैक्सिमम रेटिंग है 220 वोल्ट पे ही है और सप्लाई भी उसी वोल्ट पे है, तो कोई दोनों सेम ही है, तो कोई पंगा नहीं होगा इसमें। तो इसमें हम सिंपली पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि टोटल पावर कितना घर में मिल रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू VI, ये फॉर्मूला होता है, या फिर I² इंटू R या फिर V²/R, कोई भी अप्लाई यूज कर सकते हो। यहाँ पे पोटेंशियल कितना से सप्लाई हो रहा है और कितना एम्पियर करंट वो ले सकता है, दो चीज़ें दी हुई है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे पावर का। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V की वैल्यू कितना दे रखा है 220 वोल्ट, यहाँ पे ये हो गया मतलब बेसिकली V की वैल्यू, और यहाँ पे ये जो है वो I की वैल्यू हो गया। तो और I कितना दे रखा है 10, तो कितना हो जाएगा 2200 वाट। ये पावर जो है वो घर में सप्लाई किया जा रहा है। अब इतना पावर में 2000 वाट तो हीटर ही ले गया, 2000 वाट हीटर ले गया, मतलब बचा हुआ पावर कितना है P रेस्ट मतलब बचा हुआ पावर कितना है टोटल पावर विच इज 2200 माइनस पावर विच इज कंज्यूम्ड बाय हीटर, तो वी आर लेफ्ट विथ 200 वाट ऑफ पावर। इतना पावर बचा। अब कितने बल्ब यूज किए जा सकते हैं, एक बल्ब जो है 100 वाट लेता है, तो कितने बल्ब होंगे, लेट्स से मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ बल्ब यूज किए जा सकते हैं। सो लेट n नंबर ऑफ बल्ब कैन बी यूज्ड, पूरा इतिहास नहीं लिखते हैं, तो n इंटू पावर ऑफ 1 बल्ब विल बी इक्वल टू टोटल पावर अवेलेबल। ओके,
तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 200/100, तो यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा। मतलब 2 बल्ब साथ में हम यूज कर सकते हैं, तो घर में बिजली चलती रहेगी। मतलब जो भी पावर मिल रहा है उसमें ये इतना काम हो सकता है कि एक हीटर चल जाए और 2 बल्ब जल जाएगा। ओके, अगला सवाल प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है टू लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग करेंट 2 एम्पियर एंड 4 एम्पियर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, मतलब सवाल क्या दे रखा है कि 2 पैरेलल वायर, लेट से एक ऐसे और एक ऐसे, तो अपोजिट करंट, लेट से इसमें करंट I1 उसकी वैल्यू बोल देते हैं 2 एम्पियर, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I2 और उसकी वैल्यू बोल देते हैं 4 एम्पियर, ऐसे फ्लो कर रहा है। द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज 0.25 मीटर, मतलब ये लेट से कोई सेपरेशन है दोनों वायर के बीच का D, जिसकी वैल्यू कितना है 0.25 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम इन ऑर्डर ऑफ दिस, ठीक है। मतलब दोनों वायर के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है वो कैलकुलेट करना है, कुछ 10⁻⁻6 के ऑर्डर का होगा वो, ठीक है। तो पहले तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो ये काफ़ी एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, इस पर डायरेक्ट मतलब इसके फॉर्मूले जब अभी हो सकता है तुमने ना पढ़ा हो, पर आगे 11th-12th में जाओगे तो वहाँ पर डायरेक्ट पढ़ने को मिलेगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर, उसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स बाय पर यूनिट लेंथ F/L इक्वल टू μ0 I1 I2 बाई 2πd, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पे I1 I2 दोनों के बीच में जो करंट जा रहा है वो, और जो D होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द वायर, ठीक। μ0 एक तरह से कांस्टेंट है, हमने लास्ट में ही पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा था। μ0 की वैल्यू क्या होती है, μ0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻7, ये वैल्यू होता है, ठीक। तो सिंपल, इसमें हम सब कुछ पता है, हमें I1 पता है, I2 पता है, D पता है, सब कुछ वैल्यू डाल देते हैं, ठीक। μ0 की वैल्यू पता है तो हमें डायरेक्ट F फोर्स पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा। μ0 क्या 4π इंटू 10⁻⁻7, ये μ0 की वैल्यू हो गई, इंटू I1 करंट कितना 2 इंटू I2 की वैल्यू कितना 4, ठीक, डिवाइडेड बाई 2πd, D मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.25 मीटर, तो यहाँ पर डाल देंगे 0.25, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको सॉल्व करें तो क्या, इसको थोड़ा खोपचे में लेते हैं, इधर यहाँ पे मैं खोपचे में लिख देता हूँ ताकि नीचे कुछ स्पेस बन जाए सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करें तो अब यहाँ से मैं काट कूट कुछ शुरू करता हूँ, ये 2π से ये 4π 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, ठीक। पॉइंट हटाएं यहाँ से तो ऊपर 100 आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 4 जा 25 4 जा 100, ओके। तो नीचे से सब कट कुट के ख़त्म हो गया, ऊपर क्या बचा 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, तो हुआ कितना 64 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे दे रखा है 10⁻⁻6 के ऑर्डर का हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको 10⁻�7 को हम ऐसा लिख सकते हैं 64 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर। मतलब एक जीरो यहाँ से कम करेंगे तो वो नीचे डेसिमल में मतलब नीचे चला जाएगा 10, तो ये कितना बन जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर। तो जो फोर्स होगा वो इस ऑर्डर का वो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑर्डर दिस, तो मतलब 6.4 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर रिपोर्ट करेंगे वो 6.4, क्योंकि हमें 10⁻6 ऑर्डर का मतलब रिपोर्ट करना है, आंसर बताना है। तो 10⁻6 आंसर में हम नहीं लेंगे, जो बचा हुआ नंबर आएगा सिर्फ वही लेंगे। तो ये मतलब बेसिकली आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। तो ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड exist in a plane of paper pointing from left to right as shown in the photo, ठीक है।
मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब जो प्लेन आपके लिए जो स्क्रीन है तुम्हारे लिए, वो स्क्रीन के प्लेन में ही मतलब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और बोल रहा है कि इन द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव्स एज सोन, जैसा कि फोटो में दे रखा है कि प्रोटॉन जो वो इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव कर रहा है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, कौन से डायरेक्शन में दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का है, बी का डायरेक्शन हो गया, ठीक। दूसरा जो क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन में प्रोटॉन जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? करंट का डायरेक्शन क्या होता है? सेम एज द मूवमेंट और सेम एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो प्रोटॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उधर ही करंट मूव करेगा। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा आई, वो ऐसे हो जाएगा प्रोटॉन की वजह से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वजह से किधर करंट होगा? अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? उल्टा। करंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अगर इधर मूव फ्लो कर रहा है तो करंट इधर फ्लो कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से भी जो करंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। अब करंट का डायरेक्शन ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ठीक। तो एक तो है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, ठीक। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? 3 चीज़ें हैं, फिंगर मिडिल मतलब ये वाला, तो ये हो जाएगा बेसिकली वैसे याद रखते हैं सेंटर फिंगर ये है, तो सेंटर मतलब सी आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये हुआ, ठीक। ये मिडिल फिंगर आ रहा है, मिडिल फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ। तो जो थंब होगा वो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। अब उसको यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो फील्ड ऐसे है, मैं ऐसे लगाकर तुम अपने अकॉर्डिंग टेस्ट करो। ये जो फिंगर होना चाहिए मिडिल फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, फिंगर ऐसे हुआ। सेंटर फिंगर करंट इधर होना चाहिए, तो इधर होना चाहिए, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, मतलब फील्ड ये हो गया और सेंटर फिंगर इधर पॉइंट कर रहा है करंट के डायरेक्शन में, तो थंब जो है वो नीचे पॉइंट कर रहा है, नीचे मतलब क्रॉस वाले डायरेक्शन में। तो यानी कि जो फोर्स होगा, फोर्स वो किधर होगा? क्रॉस वाले डायरेक्शन में, फोर्स एफ नीचे की तरफ। और दोनों ही के लिए नीचे ही होगा, क्योंकि दोनों ही के लिए करंट का डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी सेम ही होगा दोनों के लिए, और दोनों के लिए नीचे होगा। तो बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो गया कि दोनों के केस में फोर्स जो होगा वो पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू मतलब नीचे की तरफ। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही जो होगा वो सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन फॉर्मेलिटी के लिए तुम पढ़ सकते हो, पर यार बाकी के ऑप्शन फॉर्मेलिटी के लिए तुम पढ़ सकते हो, पर पॉइंट यही है कि मतलब नीचे की तरफ पहला वाला ऑप्शन ही सही है, तो मतलब बाकी का ऑप्शन ऑब्वियसली गलत होगा। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड जस्ट अबव अ वायर इन विच इलेक्ट्रॉन आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। अब देखो नोटबुक पे कभी भी डायरेक्शन तुम्हें लेना हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, खुद मतलब आगे पीछे अब नहीं देखने लगना है कि इधर सूरज इधर उगता है या इधर उगता है, उधर नॉर्थ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नोटबुक मतलब ऐसा है, पर यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है टेक्निक, कि नोटबुक पे कभी भी डायरेक्शन लेना हो एक प्लस का साइन बनाओ, ऊपर माथे पे लिख दो नॉर्थ, इधर लिख दो साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ये याद रखो। नोटबुक पे डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही लेना है, और इसका यूज करके तुम्हारे जीवन में जितना भी फिजिक्स का प्रॉब्लम आएगा डायरेक्शन से रिलेटेड, वो इसका यूज करके तुम्हारे जीवन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अभी नहीं, कभी भी, जेई नीट ओलंपियाड, बुढ़ापा हो जाओगे, जितने प्रॉब्लम जिंदगी में फेस करोगे फिजिक्स में, सारे प्रॉब्लम इसका यूज, इस डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन को ऐसे लेके सॉल्व किया जा सकता है, ठीक।
तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट वाला डायरेक्शन मतलब इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट किधर मूव कर रहा होगा, करंट उसके उल्टा वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। यानी कि जो करंट का डायरेक्शन है आई, उसका डायरेक्शन ये है। करंट अगर इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा इसकी वजह से। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कंपास नीडल प्लेस्ड अबव द वायर, मतलब ये वायर अगर ऐसा है तो इसके ऊपर कंपास नीडल प्लेस किया गया, तो इसके ऊपर जस्ट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मतलब ये अगर वायर हो गया ऐसा, यहाँ पे दिख रहा होगा वाइट, ये वायर हो गया, तो इसके ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पहले तो वो पता करते हैं। वो कैसे पता होगा, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे करंट सीधा है तो थंब जो होगा वो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे ये जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, अंदर जा रहा है, अंदर अंदर जा रहा है, मतलब इसको ऐसे करोगे तो ऐसे आके ऐसे आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, खुद से एक बार ट्राई करो, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऊपर के तरफ, वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक, इधर है मतलब किधर है, साउथ के तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर साउथ की तरफ है तो जो कंपास निडल होगा वो किधर मूव करेगा, साउथ के तरफ ही मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड उस पर साउथ के तरफ फोर्स लगाएगा, साउथ के तरफ फोर्स लगाएगा तो साउथ के तरफ वो मूव करेगा, साउथ के तरफ मूव करेगा, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब साउथ की तरफ मूव करेगा मतलब क्या, कंपास निडल में दो चीज़ होती है, मतलब ऐसा कुछ होता है, ऐसे मान लो, मतलब छोटा सा मैं बना रहा हूँ, एक उसका नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल पे वो इधर फोर्स लगाएगा, नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगाएगा सेम एज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड का डायरेक्शन ये है तो नॉर्थ पोल पे फोर्स भी इधर लगेगा, तो कंपास नीडल कुछ ऐसे मूव करेगा इधर, ठीक। तो ये बेसिकली मतलब टेक्निक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन है, तो साउथ की तरफ मूव करेगा, तो मतलब बेसिकली डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है, एक बार सवाल पढ़ो खुद से, क्या बोल रहा है सवाल, खुद से, सीरियसली बोल रहा हूँ, खुद से मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, चलो एक बार जल्दी से सवाल पढ़ो कि बोल क्या रहा है। सवाल क्या बोल रहा है, नहीं पढ़ पाए हो तो थोड़ा पॉज करके खुद से पढ़ लो, ठीक। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा तो बोर नहीं करते हैं। सवाल बोल रहा है, अ क्लोजली wounded solenoid 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स। सोलेनॉइड को मतलब समझ आता है, सोलेनॉइड मतलब ऐसा फिगर होता है जिसे एकदम ऐसे ऐसे तार को लपेट, जैसे ये अगर पेन हो गया, इस पर तार को ऐसे 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 लपेट दूँ तो एक सोलेनॉइड बन जाएगा बेसिकली वो। और उससे बोल रहा है कि 5 लेयर है, मतलब 5, एक बार पूरा कंप्लीट कर दी एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे करके 5 लेयर बनाए गए हैं ऑफ वाइंडिंग 400 टर्न ईच, मतलब हर लेयर में 400 टर्न किए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को मैं कैपिटल एन बोल देता हूँ, तो 400 एक लेयर में है और कितने लेयर, 5 लेयर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा 2000, ठीक। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर, अच्छा डायमीटर भी दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन सब लिखते जाते हैं। इफ़ द करेंट कैरिड इन द सोलेनॉइड इज 8 एम्पियर, ठीक है, आई की वैल्यू दे रखा है 8 एम्पियर, देन एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। अब किसी भी सोलेनॉइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए बेसिकली। तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई,
जहाँ पे म्यू नॉट पता है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये जो स्मॉल n है ये एक नया चीज़ है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो स्मॉल n है उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो थोड़ा उर्दू में लिख दिया हूँ। तो ये स्मॉल n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल n क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो उससे मिल जाएगा हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, और I मतलब क्या, करंट, उस सोलेनॉइड में कितना करंट जा रहा है। ये सेंटर पे फॉर्मूला होता है, इस केस में सेंटर पे ही पूछा जा रहा है, तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पर नॉलेज के लिए बता दूं कि एंड पे अगर पूछे तब जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी भी एंड पे, वो जो होता है मैग्नेटिक फील्ड एट एंड म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है, या तो इस एंड पे या फिर इस एंड पे सेम ही फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट एन आई बाई 2 आधा हो जाता है मतलब बेसिकली। ठीक, एंड पे हमें सेंटर पे पूछा जा रहा है तो सेंटर पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो कैलकुलेट करते हैं। म्यू नॉट की तो वैल्यू हमें पता है, म्यू नॉट कितना होता है, कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट इजकल टू क्या, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये हो गया म्यू नॉट की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता है, लेंथ पता है, तो स्मॉल एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो लेंथ दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 80/100 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एन, स्मॉल एन की वैल्यू कैलकुलेट करें, कैपिटल एन बाई एल, कैपिटल एन की वैल्यू 2000 और कैपिटल एल सही है, एल की वैल्यू 0.8, तो ये कितना हो जाएगा 2000, और जो 0.8 है तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 8 हो जाएगा। 8 से कैंसिल करें तो 8 दूना के 16, कैंसिल अलग कलर से करते हैं, 8 दूना के 16, 4 40, 8 5 40, 250 हो जाएगा। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो तुम। तो 2500 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो ये स्मॉल एन की वैल्यू हो गई। तो अब इस वैल्यू को भी यहाँ पे हम डाल देंगे सारे वैल्यू को। तो अगर इस यहाँ पे डालें तो अगर कैलकुलेट करें तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी म्यू नॉट इजकल टू क्या, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक, इंटू स्मॉल एन कितना 2500 इंटू आई की वैल्यू क्या, करंट कितना दे रखा है 10 8, सॉरी यहाँ पे जो करंट दे रखा है इसको थोड़ा मैं खोपचे में हो गया, थोड़ा खोपचे में लिखते हैं, इधर तो उधर चला जा रहा है, इधर से लिखते हैं। ये हो गया आपका म्यू नॉट का वैल्यू, ये हो गया स्मॉल एन की वैल्यू, और आई कितना दे रखा है करंट 8 एम्पियर, ये लिख दिए। अब सब मल्टीप्लाई कर दो, सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 25 8 जा कितना हो जाएगा 200 पे मतलब 2 जीरो आ गया, और 2 जीरो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 2 दूना के 4 जीरो हो गया, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। 2 इंटू 10 टू द पावर 4 बन गया ये। अब इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाएगा, 8 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, बेसिकली 8 इंटू पाई की वैल्यू क्या 3.14 ले सकते हो, इंटू 10 टू द पावर -7, और यहाँ पे +4 आया था तो -7 + 4 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3, इतना टेस्ला होगा बेसिकली। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 8 को मतलब 3.14 से 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 3 11, 11 1 8 3 के 24 1 25, मतलब 8 3 24 + 1 25, भोजपुरी जिनको नहीं आता हो, इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर फॉर्मूला। तो अगर हम ऑप्शन मैच करें तो यहाँ पे 2.5 दे रखा है बेसिकली, मतलब 25 तो नहीं दे रखा है, तो 2.5 अगर करना हो तो क्या हो जाएगा, इस पे जो 10 टू द पावर -3 है उसका 1 जीरो अगर नीचे डाल दें इसके, तो ये बन जाएगा 2.512, और जो 1 जीरो यहाँ से कम हो जाएगा तो 10 टू द पावर -2 बन जाएगा ये टेस्ला। तो दोनों बात सेम ही है, या तो ये लिखो नहीं तो ये लिखो, दोनों बात बिल्कुल बराबर सत्य है। तो इससे ये मैच हो रहा है वैल्यू। अच्छा, तो वैल्यू तो मैच हो गया, पर डायरेक्शन का क्या, ऑब्वियस है कि एक ही वैल्यू मैच हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऐसा, इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा होता है, पैरेलल होता है और अलोंग द एक्सिस होता है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो
पैरेलल होता है और अलोंग द एक्सिस होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, वो भी सत्य बात है। तो यानी कि जो बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा इसमें, ठीक। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नेचर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट। ठीक है, मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल करंट का मतलब क्या हुआ कि दो पैरेलल वायर हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करें तो वो पैरेलल करंट हो गया, और अगर दो पैरेलल वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो वो एंटी पैरेलल करंट हो गया, ठीक। तो ये हो गया पैरेलल एंटी पैरेलल, ठीक। तो इसमें क्या, पैरेलल करंट रिपेल, एंटी पैरेलल करंट अट्रैक्ट। अच्छा, अब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे वो बातें हमें पता करना है, ठीक। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है। अब मान लो कि दो करंट है, इसमें से किसी भी एक वायर को ले लो। मान लेते हैं कि हम ये वाला करंट वायर ले लेते हैं। तो ये वाला जो करंट कैरिंग वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से या तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा या तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अगर वो फोर्स इस डायरेक्शन में हुआ यानी कि दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वो फोर्स इस डायरेक्शन में हुआ तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक। अब फोर्स किस डायरेक्शन में होगा वो पता करते हैं, ठीक। उसके लिए करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा पहले जरा वो पता करते हैं। तो करंट सीधा जा रहा है यानी कि थंब का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल वाले डायरेक्शन में जाएगा। अब लेट से इस वायर की वजह से अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हो इस वायर की वजह से यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, नीचे के तरफ आएगा। खुद से ट्राई करो, क्रॉस वाले डायरेक्शन में आएगा। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाले डायरेक्शन में होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा और करंट इधर है। तो फोर्स किधर होगा, फोर्स के लिए अगेन लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल में क्या आएगा, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर करंट, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फिंगर थंब जो है वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मतलब खुद से ट्राई करो कि सेंटर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर इधर लेफ्ट हैंड का पॉइंट करो नीचे की तरफ, तो थंब इधर जाएगा। इधर जाएगा मतलब फोर्स इधर लगेगा, मतलब इस पे जो फोर्स होगा वो इधर लगेगा। फोर्स इधर होगा मतलब क्या, ये वाला वायर इस वाले वायर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करा तो ये वाला केस में क्या होगा, रिपेल करेंगे, ऑब्वियस है उल्टा डायरेक्शन में आएगा। तो इस वाले केस में रिपेल होगा। तुम खुद से चेक भी कर सकते हो कि इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करो, उस फील्ड की वजह से इस पे फोर्स वायर पे देखो किधर होगा, वो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर आएगा, ठीक। तुम ये भी वायर ले सकते थे, इस वाले वायर को भी ले सकते थे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करो, फिर पता करो कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर पे किधर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स इधर आता, यानी कि अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी अट्रैक्ट ही करेगा, मतलब ये भी इधर ही आएगा। तो पैरेलल करंट रिपेल, नो पैरेलल करंट अट्रैक्ट, ठीक। तो यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया। पैरेलल करंट अट्रैक्ट सही बात है, पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल, एंटी पैरेलल रिपेल, ये सही बात है। तो ये बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। इसको डायरेक्टली तुम याद भी रख सकते हो, बहुत बार आता है, मतलब इवन जेई में भी आ जाता है, नीट में भी पीवाई क्विज में ये बातें आती है। तो ये बातें तुम डायरेक्ट याद ही रख सकते हो कि दो पैरेलल करंट होते हैं और सेम ही डायरेक्शन में करंट, पैरेलल वायर में करंट सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब पैरेलल वायर में करंट उल्टा डायरेक्शन में जा रहा होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऐसा याद रख सकते हो डायरेक्ट, ठीक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होगा, ठीक है। मतलब फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और कोई चार्ज पार्टिकल उसी के अलोंग मूव कर रहा है, क्यू जो है उसका वेलोसिटी फील्ड के डायरेक्शन में ही है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स वो क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वैसे तो मतलब फॉर्मूला ही मैं लिख देता हूँ। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा,
ये फॉर्मूला होता है। क्यू जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, किस वेलोसिटी या फिर किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा मतलब एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। वेट अ मिनट, सॉरी, यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री है मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 मतलब साइन थीटा 0, साइन थीटा 0 मतलब फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, तो उसकी वजह से फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। 0 फोर्स मतलब डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंट आर नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज बी, द फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 विल बी, क्या होगा। ठीक है, मतलब सवाल क्या दे रखा है कि एक कोई लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है और इससे, मतलब बैकग्राउंड नॉइज हो सकता है आ रहा हो, इग्नोर करेंगे। r डिस्टेंस पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड b है उसका वैल्यू दे रखा है, वो कितना है, μ0, मतलब वो दे रखा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है b है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसी लॉन्ग वायर की वजह से r/2 पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स से उसको b डैश बोल देते हैं, b डैश की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। वैसे तो तुम वैसे भी सोच सकते हो, पर डायरेक्ट पहले फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है B = μ0I/2πr। ये फार्मूला याद रखेंगे। मतलब यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर हो गया, वो उसमें कितना करंट जा रहा है I, और उसकी वजह से कितना डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है R, वो वाला R हो गया। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा। तो एक बात हमें यहाँ दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर B है, अगर R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर R को आधा कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, या तो ये समझ में आया कि डबल हो जाएगा तो ठीक है, डायरेक्ट तुम आंसर मार्क कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो b दे रखा है, इस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b = μ0I/2πr हो गया। ठीक, हमने यहाँ पे b डैश बोल रखा है, तो इस b डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर इसको b डैश की वैल्यू लिखे तो ये जो b डैश है वो हो जाएगा μ0I/2πr/2। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो r/2 हो जाएगा। ठीक, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 अगर इस ऐसे लिखें तो 2 मतलब ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला, तो ये ऊपर आएगा। तो ये ऊपर आएगा तो क्या, μ0I/2πr/2 डिवाइडेड बाई ये वाला, तो इसको नीचे लिखेंगे। तो नीचे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, μ0I डिवाइडेड बाई 2πr। तो 2πr जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ से काट कूट करें तो क्या हो जाएगा, μ0I कैंसिल, 2π कैंसिल, r से ये वाला r कैंसिल। अब यहाँ पे जो 1/2 है वो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 देखो यहाँ पे 1/2 है, तो जो 2 होता है वो इससे ऊपर आ जाता है। तो जो b डैश बाई b की वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो b डैश है वो कितना हो जाएगा, 2b के बराबर हो जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना था, b डैश ही कैलकुलेट करना था कि b डैश की वैल्यू क्या होगी, तो वो 2b के बराबर हो जाएगा। ये एक मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन हो गया। या तो इंट्यूशन से मतलब जा सकते हो कि डिस्टेंस आधा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो ऐसे। तो ऐसे भी सेम ही आएगा। तो मतलब 2b मतलब b वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज कितना होता है। तो पूरी दुनिया को पता है कि जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा होता है उसमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है।
इंडिया में स्टैंडर्ड होता है, तो 220 वोल्ट याद ही रखेंगे ये। ठीक, अगला सवाल बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज डिस्क्राइब्ड बाई, मतलब कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसके नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो हम पहले ही देख चुके हैं कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर होता है, कंसेंट्रिक सर्कल ऐसा बोल सकते हैं, डायरेक्शन वो नहीं होगा। अगर ऐसे जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे अंदर की तरफ ऐसे आएगा और बाहर से ऐसे जाएगा। ठीक, तो स्ट्रेट वायर पैरेलल टू द वायर, नो, ऐसे होता है। स्ट्रेट वायर लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, यस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर होता है, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सर्कुलर होगा, तो परपेंडिकुलर टू द वायर बोल सकते हो। ठीक, कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर, ये ज़्यादा करेक्ट है। ठीक, परपेंडिकुलर टू वायर, अगर कोई अदर ऑप्शन नहीं होता तो हम बोल सकते थे, पर कंसेंट्रिक सर्कल दे रखा है, तो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखा है तो ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन हम ज़्यादा चूज करेंगे, मतलब चूज करेंगे। डी ऑप्शन क्या बोला, रेडियल फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द वायर, मतलब ये क्या, रेडियल फील्ड मतलब ऐसे, मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, करंट से ऐसे निकल रहा होगा रेडियल डायरेक्शन में, नो, ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल होता है, कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब सी वाला ऑप्शन इसमें बेस्ट फिटिंग होगा, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल बोल रहा है पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर हाउस ऑन ए हाई वोल्टेज एसी एज, मतलब होता क्या है कि पावर जो होता है, मतलब पावर जो प्रोड्यूस होता है पावर हाउस में प्रोड्यूस होता है, और उसको हम घरों तक सप्लाई करते हैं, इधर लेट से हाउस हो गया तो काफ़ी दूर तक मतलब सप्लाई किया जाता है। तो जब हम अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज पे सप्लाई कर रहे होते हैं तो पावर का जो लॉस होता है इस ट्रांसमिशन में वो कम होता है। पावर का लॉस कम होगा तो मतलब फ़ायदा ज़्यादा होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो पावर कैन नॉट बी जनरेटेड एट लो वोल्टेज, नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि पावर को लो वोल्टेज पे हम जनरेट नहीं कर सकते हैं इसलिए हाई वोल्टेज पे सप्लाई करते हैं, ऐसा बात नहीं है। प्रिकॉशन अगेन थेम्स ट्रांसमिशन, रेट ऑफ ट्रांसमिशन फास्टर नो इज मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस पावर लॉस, यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये पावर को जब हाई वोल्टेज पे सप्लाई कर रहे होते हैं तो पावर का लॉस कम होता है, तो खर्च मतलब पैसे देखा जाए तो पैसा की बचत ज़्यादा होती है, तो वो मोर इकोनॉमिकल है, मतलब मुनाफा उसमें ज़्यादा है हाई वोल्टेज पे पावर को सप्लाई करने का, इसलिए उसको हाई वोल्टेज पे सप्लाई किया जाता है। ठीक, तो डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर एट द सेंटर इज क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे कैसा प्रोड्यूस होगा, तो इसके लिए क्या अप्लाई कर देंगे, करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, करंट यानी कि ऐसे है, तो थंब जो होगा मतलब जो कर्ल वाला फिंगर होगा वो करंट का डायरेक्शन में होगा, तो जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा होगा। तो इस वाले केस में अगर तुम करोगे ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड चीर के बाहर निकल रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डॉट डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में है तो मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर है। ठीक, यहाँ पे वही पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल भी क्या होगा, तो कॉइल के सेंटर पे जब मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर होगा। प्लेन ऑफ वायर मतलब क्या, सर्कुलर वायर है तो वायर जो होगा वो इसी प्लेन में होगा। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रहा है तो एंगल दोनों के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर, मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। एंड एक और सवाल बचा हुआ है, आई थिंक ये लास्ट सवाल है, तो आखिरी सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है कि अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन क्या स्टेशनरी, अच्छा तो मैग्नेटिक फोर्स का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है ये लिख लेते हैं, हमने पहले भी लिखा था, एफ इजिकल टू क्या, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ चार्ज मतलब उसका जो स्पीड होगा वो जीरो हो जाएगा, स्पीड मतलब v की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा।
तो यानी कि स्टेशनरी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता है, सत्य बात है। नो फोर्स ऑन स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि ये सत्य बात है, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज का वेलोसिटी जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो होगा तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा बोल रहा है मैग्नेट, नहीं, मैग्नेट पे तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, अगर मूव कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी होगा, और परपेंडिकुलर मूव कर रहा है यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा साइन 91 होता है, तो उसमें भी वो जीरो नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये भी गलत है, इसमें बोल रहा है कि नो फोर्स, तो इसमें भी फोर्स लगेगा, ये भी गलत है। एन अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार, अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार को भी मैग्नेटिक फील्ड अब फोर्स अप्लाई करता है, क्योंकि लोहे को चुंबक खींचता है तो फोर्स तो अप्लाई करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि नो फोर्स, फोर्स लगेगा यहाँ भी, तो यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इस चैप्टर के सारे सवाल कंप्लीट हुए और ये सीरीज भी कंप्लीट हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का। क्लास 9th के भी सारे चैप्टर्स के वीडियो, ये प्रॉब्लम सीरीज में जितने भी वीडियोस थे वो सारे अपलोड हो गए। क्लास 10th का भी ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ था, वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या इस चैनल पे किया जाए, अब इसके बाद क्या किया जाए, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अब जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था वो करते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है कि बातों को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अब इसमें आगे तुम क्या करोगे, एक तो तुम बोर्ड का एग्जाम दोगे, दे लो पहले। अब इसमें इस चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो कि ज़्यादा नंबर है नहीं, बहुत कम ही लोग जुड़े हुए हैं, पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे अपने अपने क्लास के क्लास टॉपर ही होंगे, आई होप कि मतलब इस पर वही बच्चे पढ़ते हैं। तो तुम आगे या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तभी इस चैनल से जुड़े हो, जे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आगे कोई बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो, तो अब एक सबसे बेस्ट जो काम किया जा सकता है, ऐसे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी अब आएंगे, जैसे कि 10th से अब तुम 11th में मूव करोगे, कुछ बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे, कुछ बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, और कुछ मतलब अदर सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो पर्टिकुलरली जेई और नीट का एक रोड मैप का वीडियो आएगा, एक वीडियो आएगा कि अब तुम नीट के लिए कर रहे हो तो तुम्हें आगे क्या रोड मैप अब होना चाहिए, 10th के मतलब जेई के लिए जा रहे हो तो रोड मैप क्या होना चाहिए। एक तो बेस्ट पार्ट जो अभी बहुत सारे जो टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी करते हैं कि एक ब्रिज कोर्स सारे बच्चे करते हैं। जब भी 10th से 11th में जो भी बच्चे जा रहे होते हैं वो एक ब्रिज कोर्स करते हैं। ब्रिज कोर्स क्या होता है बेसिकली, मतलब मैं प्रमोशन कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी पेड पैसे वाली चीज़ें नहीं लाने वाला हूँ, कोई कोर्स नहीं बेचने वाला हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, समझो पहले कि मतलब ब्रिज कोर्स होता है कि जब तुम 11th में जाओगे, जे नीट का प्रिपरेशन करोगे, तो स्टैंडर्ड जो होता है डिफ़िकल्टी का वो सडनली बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी जो तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और 11th में प्रॉब्लम बहुत ह्यूज तरीक़ा से मतलब चेंज हो जाएगा। जो बातें जिनको पता होगा उनको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो, ये प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी लेवल सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि अगर पता हो तो जब 11th में जाओगे तो डिफ़िकल्टी थोड़ा कम लगेगा। जैसे कि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन 11th के स्टार्टिंग में ही फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आने लगेगा, और डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथ का चैप्टर है जो कि पढ़ाया जाता है क्लास 12th के एंड में, और क्लास 11th के स्टार्ट के में ही फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज होने लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए उस डिफ़िकल्टी को पार करने के लिए एक ब्रिज कोर्स करा देते हैं। और उस ब्रिज कोर्स में जो भी गैप है, तुम्हारा नॉलेज गैप है जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होता है 11th के स्टार्टिंग में, उस गैप को कम करने की कोशिश करते हैं, ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं कि सडनली तुम्हें जो डिफ़िकल्टी होता है वो ना हो। उसके लिए एक ब्रिज कोर्स में वो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिदम, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ें पढ़ा देते हैं, तो जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं वो स्ट्रांग हो जाती है वहाँ पे। तो जब 11th के स्टार्टिंग में जाओगे तो थोड़ा ईजी फील होगा। तो उस तरह का कोई कोर्स मैं लॉन्च करने की कोशिश मतलब सोच रहा था। तुम्हारा क्या फीडबैक है तुम लोग बताओ, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी। कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोर्स बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे ही आएगा, पर कोर्स के एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में आएगा। वो तुम्हें कितने लोगों को चाहिए, अब वो कोर्स बनेगा तब एटलीस्ट 15 लोग अब टारगेट सेट करते हैं, एटलीस्ट, बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं सेट करते हैं क्योंकि 5-6 ही कमेंट आते हैं, तो पर थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 15 कमेंट शुड बी देयर इन द चैट बॉक्स, चैट सेक्शन, विच इज सेइंग टू पीपल कि यस हमें ब्रिज कोर्स चाहिए, बस इतना चाहिए।
कि एटलीस्ट 15 लोग होने चाहिए जो चाहते हो कि ब्रिज कोर्स चाहिए, और 15 लोग उसको एटलीस्ट अगर सही से फॉलो करें तो भी मैं लॉन्च कर दूँ, मतलब पूरा का पूरा ब्रिज कोर्स पढ़ाऊँगा इस पर। तो वो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर 15 लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि ब्रिज कोर्स चाहिए, तो जैसे ही तुम्हारा 10th का बोर्ड ख़त्म होगा या फिर उसके पहले भी ब्रिज कोर्स इस पे मैं बना के डालना शुरू कर दूंगा। वो भी 4-5 वीडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, ऐसे ही आएगा। और तुम्हारा जैसे ही बोर्ड कंप्लीट हो, 10th का बोर्ड, इसको देख लो सारे ब्रिज कोर्स, मतलब सारे वीडियो जो भी 4-5 वीडियो अपलोड हुए हैं वो देख लो, ताकि जब जब भी तुम 11th में कहीं भी जाओ तो डिफ़िकल्टी जो होता है स्टार्टिंग में, तो तुम जो भी साथीगण हैं तुम्हारे, उन साथीगण से तुम काफ़ी आगे रहोगे। बाकी जनता पूरी प्रॉब्लम फेस कर रही होगी, तुम मतलब आराम से बैठ के एकदम टपाटप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। तो मतलब वो पावर आ जाएगी तुम्हारे अंदर ये ब्रिज कोर्स करने के बाद। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और तुम्हारे अगर भाई बहन हो, तुम तो भाई पास आउट हो रहे हो, तो थोड़ा प्रमोशन कर देना मेरे किताब का। मतलब 9th और 10th के 2 बुक है, अब फालतू बुक नहीं है। मतलब इस बुक में वही है कि ऑलरेडी जिनको पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, तुम अगर इसको फॉलो कर रहे हो चैनल को तो पता होगा, नहीं तो थ्योरी दिए हुए हैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में, एग्जाम्पल दिए हैं, जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उनका सबका वीडियो सोल्यूशन दिया गया है QR कोड के फॉर्मेट में। मतलब QR कोड स्कैन करोगे तो उसका वीडियो सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। एंड में क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए। अगेन एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन का QR कोड दिया गया है। तो कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम हुआ, उसका QR कोड स्कैन करो और डायरेक्ट तुम्हें उसके वीडियो सोल्यूशन पे जा जाओ। काफ़ी हाई क्वालिटी में वीडियो सारे बनाए गए हैं और काफ़ी डेप्थ एक्सप्लेनेशन सारे वीडियो में दिया गया है, तो समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहीं पे इस चीज़ को रैप अप करते हैं एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आगे बहुत सारी चीज़ें, तुम अब पहले तो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो और अब नई इंस्टीट्यूट में या फिर नई जगह ज्वाइन करोगे, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अगला जो तुम करने वाले हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय और पढ़ाई करते रहो।